हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 6 का। इससे पहले कौन कौन से लेक्चर हो चुके हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और जिन्होंने अभी तक ये पांचों लेक्चर नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जा करके वो देख सकते हैं। ओके, आज हम छठे लेक्चर की बात करेंगे। आज देखते हैं क्या होगा इसमें स्पेशल। तो आज छठे लेक्चर में सबसे पहले है फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल गया है कि क्या था। आज हम देखेंगे कि उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व। अब यहां पर जो बात आती है इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब ये है कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब हमारे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या किया गया? रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसी ही लाइन ड्रॉ किया गया और उसे नाम रखा गया, वो क्या है? इमेजिनरी है। तो यहां भी ये कैसे होते हैं? इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स होते हैं जो किसी भी कहीं भी स्पेस में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स ड्रॉन इन स्पेस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। मतलब उस लोकेशन पे जहां पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाओगे वहां पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये एक चार्ज है पॉजिटिव। जहां भी चार्जेस होते हैं वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होता है। तो अगर ये चार्ज है जिसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, देखो ये स्मूथ कर्व्स होते हैं, सीधी सीधी ऐसे स्मूथ कर्व्स। ये देखो, ये ऐसे, ये इस तरीके से स्मूथ कर्व बना दिया यहाँ पे। तो ये वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो जहां भी चार्जेस हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। और रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से हम स्मूथ कर्व का यूज कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहां पर एक चार्ज लिखा, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो यहां से ये स्टार्ट होते हैं, यहां से ये स्टार्ट होंगे। और इसका दूसरा देखो, टर्मिनेट एट नेगेटिव। इसका मतलब अगर कहीं भी नेगेटिव चार्ज मिल जाए, जैसे देखो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहां पर जाकर के क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव पर जाकर के वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं कहीं भी, जैसे अगर पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, याद रखना पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो इस तरीके से ऐसे लगेगा राइज हो रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, कुछ इस तरीके से। और जहां भी नेगेटिव होगा तो वहां पर क्या होंगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डायरेक्शन देखोगे उसका जो होगा वो उसी चार्ज की तरफ होगा। इसमें से राइज और इसमें से कलेक्ट हो रहे हैं सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है। ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालना है तो कुछ करना नहीं है, जो स्मूथ लाइन बनी है ना उसी में क्या बनाओ? टेंजेंट बना दो, ऐसे टच करते हुए लाइन ऐसे पैरेलल बना दो। ये कहलाता है टेंजेंट। और यही टेंजेंट क्या देता है? डायरेक्शन देता है। किसी भी लोकेशन पे अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो उसी पॉइंट पर तुम्हें एक टेंजेंट बना देना है। राइट, तुम्हें क्या पता चल जाएगा उसकी डायरेक्शन कहां पर है, किस डायरेक्शन में वो जा रही है। सपोज कुछ इस तरीके का कर्व है, ठीक है, तो इस तरीके का कर्व है, मुझे इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो यहां पर ही टेंजेंट बना दो। ये होगा इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, आई होप ये तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है
तो नेक्स्ट पॉइंट में है पॉइंट नंबर 4, इसमें देख लो क्या है, टू फीड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर because if they cross they will indicate two direction of force at that point which is not possible, hence crossing two lines is not possible. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब जैसे अगर ये लोकेशन है एक, अब इस लोकेशन के लिए मैंने ऐसे एक फील्ड लाइन बनाई और यहीं पर मैंने एक और फील्ड लाइन बना दी ऐसे, तो देख रहे हो इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट से दो दो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो ये पॉइंट ये क्लियर करता है कि किसी एक सिंगल पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं बताते हैं, क्योंकि जहां पर जो पॉइंट है वहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट होगा, मतलब एक फोर्स की पर्टिकुलर डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगा, लेकिन यहां पर देखोगे या तो तुम कहोगे ये डायरेक्शन है या फिर तुम मानोगे कि ये डायरेक्शन है। इनमें से कौन सा डायरेक्शन तुम चूज करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एक ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, लेकिन इस क्रॉस सेक्शन वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया गया है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जहां भी लाइन क्रॉस होती है वहां पर दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होता है, जो कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसलिए पहले ही बता दिया गया टू फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अगर वो ऐसा करेंगी तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन पॉइंट से दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, अब है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्राउडिंग का मतलब ये है, जैसे अगर मान लो कि यहां पर एक चार्ज मैंने बनाया पॉजिटिव, अब यहां से बहुत सारे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल दिया, ये ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाला। अब इसमें क्या है, एक रीजन ये मैंने बना दिया और दूसरा रीजन यहां पर ऐसे बना दिया, दो रीजन चूज किया। तो इस वाले रीजन में देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो एक दो तीन चार, इस क्रॉस सेक्शन से चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, लेकिन इसमें से देख रहे हो केवल एक। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउड ज्यादा है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउड ज्यादा होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब अगर इन दोनों के कंपेयर करें ए और बी वाले लोकेशन पे, तो बी का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है और ए वाले लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। राइट एंगल टू द सरफेस का मतलब है, जैसे अगर मान लो कि ये चार्ज है तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस से ऐसे परपेंडिकुलर निकलता है, मतलब सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए निकलता है। अगर यहां से निकलना हो तो इस डायरेक्शन में निकलेगा, तभी भी क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, मतलब कभी भी लाइन जो है यहां से ऐसे नहीं निकल सकती। देखो यहां पर एक पर्टिकुलर एंगल बन गया जो कि 90 के बराबर नहीं है, मतलब वो सरफेस से हमेशा कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। ठीक है, और ये कंपलसरी है, अगर नहीं बनता है तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, पहले इसके सिग्निफिकेंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं प्रूफ दिखा दूंगा ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, नंबर ऑफ लाइंस अज्यूम टू बी लिंक्ड विथ अ यूनिट चार्ज आर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो नंबर ऑफ लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस का मतलब जहां भी चार्ज होते हैं उसके चारों तरफ जो भी लाइंस होती हैं, ये जो भी लाइंस होती हैं ये कितने से लिंक होती है, तो ये लिंक होता है, ये एप्सिलॉन नॉट को जानते हो, ये क्या होता है, परमिटिविटी, राइट, परमिटिविटी। और पहले से ही तुम्हें पता है जो फोर्स का फॉर्मूला है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर था, और यही से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। तो
तो यहाँ पर देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही 1/ε0 से लिंक है। यहाँ पर वही बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होता है वो कितने से लिंक होता है, 1/ε0 से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लाइंस बिहेव लाइक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। अब ये जो लाइंस है वो किस तरीके से बिहेव करता है इसके बारे में देखते हैं। तो जो लाइंस होता है ये बिहेव करता है स्ट्रिंग की तरह। जैसे स्प्रिंग नहीं होता है, स्प्रिंग में क्या होता है, अगर थोड़ा सा प्रेस करोगे तो प्रेस हो जाता है, छोड़ने पर क्या होता है, बहुत तेजी के साथ फैलता है। उसी की तरह यहाँ पर क्या है, जो लाइंस होती है वो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है, जो कि क्या काम करता है, लेंथ को कम करने का काम करता है। जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ को खींचो तो वो फिर वापस अपने लोकेशन पे जाने की कोशिश करता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हैं, वो भी क्या काम करता है, लेंथ को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये एक्सप्लेन क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सपोज ये पॉजिटिव है और ये एक चार्ज नेगेटिव है, तो ये इन दोनों के बीच की फील्ड लाइंस है। ये देखो ये फील्ड लाइंस मैंने बनाया और ये इसकी डायरेक्शन है। तो क्या होगा कि ये जो फील्ड लाइंस है ये इलास्टिक की तरह बिहेव करता है। इलास्टिक की तरह बिहेव करने की वजह से क्या हो गया है कि ये दोनों जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये चार्जेस कॉम्प्रेस होने लगते हैं। धीरे धीरे ये चार्जेस आगे की तरफ मूव करते हैं और फाइनली जाकर के कोलैप्स हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग की तरह ही तो बिहेव किया। ऐसा कब होता है, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। लेकिन केवल जरूरी नहीं हो स्ट्रिंग की तरह बिहेव हो तो केवल अट्रैक्शन होता है, बताया हूं। सिमिलर होगा तो उसमें रिपल्सन भी हो सकता है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर किया गया है। द लाइंस लेटरली रिपल ईच अदर, ये तो नेक्स्ट पॉइंट में है। दैट इंडिकेट फोर्स रिपल्सन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस के बारे में बात किया ना। अब जैसे देखो ये है पॉजिटिव और यहां भी है पॉजिटिव, दोनों सेम चार्जेस हैं। अभी इसमें जो फील्ड लाइंस होती है, जैसे सपोज मान लो यहां से ऐसे एक फील्ड लाइंस निकली, यहां से भी निकली, जा रही थी बड़े आराम से, लेकिन क्या हुआ, दोनों जब फील्ड लाइंस यहां पर पहुंचती है एक दूसरे को रिपल करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, एक जैसे थी, ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाती है और ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे को रिपल करने लगती हैं। ये डायरेक्शन कहाँ चला गया इन दोनों का, ऊपर। ऐसे यहां से भी होता है, ये भी देखो रिपल करके नीचे की तरफ, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं होता। सोच लो इंटरसेक्ट क्यों नहीं हुआ, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्ट पॉसिबल ही नहीं था। ठीक, इधर तो कोई नॉर्मल नहीं, यहाँ पर इस तरीके से तुम फील्ड लाइंस को डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो, ये इस तरीके से ऐसे। लेकिन जो भी फील्ड लाइंस बनाओगे उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। देख लो पहले अगर ये पास में होते तो अगर ये क्या होता है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को रिपल करती हैं। रिपल करने की वजह से क्या होता है, ये दोनों जैसे यहाँ पे रखे हुए हैं तो धीरे धीरे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ने लगती है। ठीक है, तो मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन को भी ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस के कुछ पॉइंट्स जो तुम्हें याद करने रहेंगे, और याद नहीं है तो लर्न तो जरूर होना चाहिए ये पॉइंट्स। ओके, उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो किसी के सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाकर निकलती है। देख लो, ये मान लो एक स्फेयर है और ये चार्ज है वही। अब जैसे कि तुमने मान लिया कि 90 नहीं बनाती भाई, हम मैं तो मानूंगा कि ये कुछ एंगल बनाता है, थीटा बनाता है। 90 नहीं बनाया, थीटा बनाया। तो क्या काम करोगे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन था, तो इस ई के दो कंपोनेंट करोगे, एक तो यहां पर इस डायरेक्शन में और इसके एक परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर का नाम हो जाएगा ई साइन थीटा और इसका नाम होगा ई कॉस थीटा, राइट। अब ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई, राइट, क्यू ई। अब इसमें जो ई है, इसमें से जो हमारे पास ई है वो देखो, जो आगे जो फोर्स की डायरेक्शन में यहां पर काम कर रहा है वो हमारा ई क्यू ई कॉस थीटा है। परपेंडिकुलर वाला जो होता है कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता, अप्लाई करने वाला फोर्स ये होता है
अब इसमें जो स्टेशनरी, इफ चार्ज इज स्टेशनरी हो जाए, स्टेशनरी जब भी चार्ज होता है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगता है। जीरो लगने का मतलब यहां पर क्यू ई कॉस थीटा जो है वो जीरो के बराबर कर सकते हैं। अब यहां पर ये दोनों तो जीरो हो नहीं सकते, तो जीरो किसको होना पड़ेगा, कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा। और कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब कॉस की वैल्यू 90 डिग्री होती है। इसका मतलब यहां से क्या पता चला, कंपेयर करोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये क्लियर कर दिया ना कि थीटा जो है कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मैंने क्या माना था, यहाँ पर 90 नहीं, किसी एंगल से निकल रहा है थीटा, और हमने क्या प्रूव कर दिया, ये थीटा जो तुमने माना था वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, राइट। ये क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज के सरफेस से नॉर्मली 90 डिग्री एंगल बनाते हुए राइज होती है। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो तुम्हारे सामने किस तरीके से है। यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है, अभी भी बनाया भी था, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ हो जाती है। तो बाहर की तरफ को कहते हैं रेडियली आउटवर्ड, और जब नेगेटिव चार्ज होता है तो इनवर्ड हो जाती है। तो यहां पर रेडियली इनवर्ड, राइट। ये क्या था, पॉइंट चार्ज था। अब सपोज मान लो पॉइंट चार्ज ना हो, तुम्हारे पास लाइन चार्ज हो। लाइन चार्ज का मतलब एक ऐसी पतली सी लाइन हो और इसके ऊपर चार्ज हो। अब ये पूरा चार्ज है, पॉजिटिव मान सकते हो, पॉजिटिव मान लिया, चलो इसके ऊपर पूरा ऐसे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो सकती है, तो देखोगे कि जो सबसे टॉप मोस्ट कॉर्नर्स होंगे वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो तो हर एक डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ भी होगा, ऐसे भी होगा, यहां से भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, और ये ऐसे सीधा भी जाएगा और ऐसे भी होगा। सिमिलरली कुछ ऐसे नीचे वाला भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। लेकिन सोचो बीच वाले जो चार्जेस हैं उनको अगर तुम पॉइंट पॉइंट बनाओ तो क्या होगा, कि जैसे ये वाला चार्ज, इसके जस्ट नीचे वाले चार्ज के बारे में सोचो, वो तो ऊपर इधर उधर नहीं जा सकता। क्यों पता है, क्योंकि ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो एक दूसरे को रेपल करके ऐसे सीधा कर देंगे। जैसे अगर मान लो ये मैं रॉड हूं, तुम, ठीक है, अब मेरे चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी इधर से, चारों तरफ मेरे इस वाले पॉइंट के लिए ऐसे चारों तरफ निकलेंगी, नीचे वाले पॉइंट के लिए अलग से निकलेंगी। जैसे अगर मान लो ये पॉइंट मान लिया जस्ट उसके नीचे वाला है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएगी, इधर जाएगी, और कहाँ जा सकती है, इसके चारों तरफ का मतलब इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इस साइड आ सकती है, इधर जा सकती है, ऐसे चारों तरफ होगा। इसके नीचे वाले पॉइंट का अगर तुम निकालोगे तो वो भी कुछ इसी तरीके से होगा, इस साइड, और यहाँ से ऐसे चारों तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर इधर, चारों तरफ होगा। इस तरीके से कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, और ये पूरे लेंथ में बनेगा। ऐसा स्ट्रक्चर केवल बॉटम या फिर सबसे अपर वाले हिस्से में बनेगा, लेकिन जो सेंटर वाले बीच वाले लोकेशन है उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरीके का जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ओके। अब इसका नाम हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्यों मैंने रखा है, हेयर ब्रश देखा होगा, हेयर ब्रश में क्या होता है, हेयर ब्रश में जो राउंड वाला हेयर ब्रश आता है उसमें देखा होगा कि जो ब्रश लगे होते हैं ना वो चारों तरफ ऐसे फैले फैले से होते हैं, चारों तरफ नहीं, राउंड वाला मैं बात कर रहा हूँ ब्रश की। तो उसी की तरह ये होता है स्ट्रक्चर, इसलिए इसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर इसे हेयर ब्रश भी कह सकते हो, हेयर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो तुम्हें पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग और लाइन चार्ज के अकॉर्डिंग पता चल गया किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है टू मेटेलिक स्फेयर।
पॉइंट नंबर 3 क्या है, टू मेटेलिक स्फेयर। यहां पर देखो दो स्फेयर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक सरफेस है, सरफेस पे सारे चार्ज पॉजिटिव हैं और इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होता, अब अंदर की तरफ क्या होता है, यहां पर अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर इस साइड डायरेक्शन में फील्ड होगा, यहां से इस डायरेक्शन में फील्ड होगा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, जीरो। याद रखना, कोई भी शेल हो तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और इसके में भी वही है। अब देखो पॉजिटिवली चार्ज शेल था, तो पॉजिटिवली चार्ज शेल में कहां था इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर नहीं था, सब कहां था, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ कैसे, रेडियली आउटवर्ड, जैसे पहले बताया गया था पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग। सिमिलर नेगेटिव वाला भी हो जाएगा। नेगेटिव में देख लो सारे चार्ज यहां पर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हुए, और अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो है। ये कब, नेगेटिवली चार्ज से। ओके, ये पॉइंट नंबर 3। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 जिसमें बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। ये तो अभी बता दिया था, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, देख रहे हो, यही मैंने बताया था। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं और काटते नहीं, दूर हो जाते हैं। देख रहे हो, इन दोनों में सबसे वाला जो ये वाला पॉइंट है, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसे कहते हैं न्यूट्रल, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब दो चार्जेस के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख रहे हो कहां है, बाहर की तरफ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। अब इसी जैसे हमने यहाँ पर दो सिमिलर पॉजिटिव चार्जेस ले लिया है, तो अगले पॉइंट में मैं क्या रख सकता हूं कि अगर मान लो कि दो अपोजिट चार्जेस हो जाए, एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए। जैसे यहाँ पर देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव हो, ये भी मैंने अभी अभी बताया था। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसमें देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच है, जैसे रबड़ वाला होता है एक दूसरे को स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी एक दूसरे को आपस में ले जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये है तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट। और एक पॉइंट है सिक्स्थ, अगर मान लो कि प्लेन शीट हो तो इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से बनेगा। तो प्लेन शीट के लिए जैसे देखो मैंने यहां पर दो शीट बनाया, ये है पॉजिटिव और इसी के पैरेलली मैंने एक शीट और बनाया, ऐसे दो शीट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे अभी हेयर ब्रश में मैंने बताया था वैसे यहां भी होगा। अंदर वाले जो रीजन है उसमें सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सीधी सीधी निकल जाएंगी, ऐसे कहीं और जाना नहीं है, उनका टारगेट है नेगेटिव पर जाना और नेगेटिव पर ऐसे चली जाएंगी। तो जो इसका सेंटर वाले बीच वाले रीजन है, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब हर एक लोकेशन पे एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें मिलेगा। लेकिन इसके पॉइंट जो बाहर वाले हैं ना, उसमें ये कर्व बनाते हुए निकलेंगी कुछ इस तरीके से। यहाँ भी डायरेक्शन तो वही है लेकिन ये कर्व बनाते हुए पहुंच रही है। तो ऊपर वाले पोर्शन पे यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म कहाँ होगा, बीच वाले रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। राइट, ये थे तुम्हें तुम्हारे कुछ डायग्राम जिससे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछता है, ड्रॉ करो। तो ज्यादातर तो ये ऐसे वाले याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है अब, वो इलेक्ट्रिक डायपोल है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डायपोल क्या है। बताता हूं कि डायपोल क्या होता है। डाई, डाई का मतलब होता है टू, पोल का मतलब मान लो कि पोल जिसके पास दो पोल हो।
उसे हम क्या कहेंगे, डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पॉजिटिव एक पोल, एक नेगेटिव, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो जाए, ये बना लिया डाइपोल, है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बीच में कुछ डिस्टेंस, बन गया डाइपोल। इसमें दो पोल हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ऐसे ही केमिस्ट्री में जो तुमने जितने भी मटेरियल, जितने भी कंपाउंड्स पढ़ते हो, वो सारे कंपाउंड, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड मैंने नाम लिखा यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इस NaCl में क्या देखोगे, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, ये दोनों मिल करके ही तो NaCl बनाते हैं। अब इसमें जो सोडियम प्लस है, Na प्लस, ठीक है, ये इसका एक पर्टिकुलर साइज होता है। मान लो कि ये सोडियम प्लस का साइज है, ये सोडियम है, और इससे मिल करके बना है क्लोरीन माइनस, ये दोनों जुड़ गए, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ने से क्या हुआ, इसका सेंटर और इसका भी सेंटर होगा, और दोनों सेंटर के बीच में एक पर्टिकुलर क्या है, डिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस का काम किया। मान लो कि ये जो भी डिस्टेंस था एक फिक्स डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस कम और ज्यादा नहीं हो सकता जब कंपाउंड बन जाता है, ओके। और ये सोडियम का, मान लो कि इसका पूरा चार्ज इसके सेंटर पे है और इसका पूरा चार्ज इसके सेंटर पे है, तो ये दो पोल का काम किया और ये फिक्स डिस्टेंस का काम किया। तो इसका मतलब समझ रहे हो, जहां पर ऐसे दो पोल हो और उनके बीच में फिक्स्ड डिस्टेंस हो, उसे ही हम कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं, डाइपोल। तो यहां पर देखो वही लिखा है, टू इक्वल अपोजिट पॉइंट चार्जेस, यहां पर +1 था, यहां पर -1 था, इक्वल चार्जेस था, अपोजिट भी है, ये प्लस है ये माइनस है। टू इक्वल पॉइंट चार्जेस अटैच्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या है, फिक्स्ड है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये है +q, ये है -q, और ये बीच का डिस्टेंस मान लो क्या है, 2l है। 2l बीच का फिक्स डिस्टेंस बना दिया मैंने। ये किसका काम किया, डाइपोल का। अब यहां पर एग्जांपल में लिखा है सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, ये सॉल्ट का फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल NaCl, जैसे कि अभी मैंने दिखा भी दिया, ओके। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दो तरह के डाइपोल बनाते हैं। पहला पोलर डाइपोल। पोलर डाइपोल का मतलब होता है कहीं भी हो वो उसमें दो पोल बने रहते हैं। जैसे यहां पर देखो, व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड एंड हैव डिस्टेंस बिटवीन देम, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड नहीं होते और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, उसे हम पोलर डाइपोल कहते हैं। कोइंसाइड का मतलब जहां पर पॉजिटिव वहीं पर नेगेटिव आ जाए, मिल जाए। क्या फिक्स डिस्टेंस बना यहां पे, नहीं। फिक्स डिस्टेंस का मतलब इनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए, तब तो फिक्स डिस्टेंस होगा। और ऐसा किसमें किसमें होता है, NaCl में होता है, H2O में होता है। H2O का देख लो, ये जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, यहां पर 2-। अब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन प्लस और यहां पर हाइड्रोजन प्लस से बना। अब इनका एवरेज अगर चार्ज मान लो कि यहां पर सेंटर पे है 2+, इन दोनों की लाइन को मिलाओ और सेंटर पे लेकर जाओ तो 2+, और इसका 2- यहां पर है, तो इनके बीच में ये क्या कहलाई, फिक्स डिस्टेंस। यहां से यहां तक ये क्या हुआ, फिक्स डिस्टेंस का काम हुआ, और यहां पर चार्ज +2, यहां पर चार्ज -q, बनाना डाइपोल। तो मतलब जो H2O है, जो NaCl है, ये दोनों क्या बनाते हैं, पोलर डाइपोल बनाते हैं, राइट। दीज आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल और पोलर डाइपोल। क्लियर होगा, ठीक। इसी के अपोजिट जो दूसरा पोर्शन है हमारा, जिसे हम कहेंगे नॉन पोलर डाइपोल, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, जिसका नाम क्या है, नॉन पोलर डाइपोल। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो उस समय क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही लोकेशन पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से डाइपोल नहीं बना पाते।
तो ऐसे डायपोल का नाम क्या रखा गया, नॉन पोलर, क्योंकि डायपोल तो है लेकिन बना नहीं पाया। एग्जाम्पल के लिए देखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखो मैं क्या बनाता हूं, यहां पर ये ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, और यहां पर ऑक्सीजन 2 यहां पर 2, तो टोटल देखो 4 है। और इन 4 का एवरेज करोगे तो इनका एवरेज इस लोकेशन पे जाएगा 4 का, और 4 प्लस कार्बन भी तो इसी लोकेशन पे है, ठीक है, 4 प्लस कार्बन भी इसी लोकेशन पे है, दोनों एक ही पॉइंट पर हैं। पहले इनका एवरेज डिस्टेंस लिया, सेंटर पे पहुंच गया, कार्बन भी सेंटर पे था, उनके बीच में फिक्स डिस्टेंस नहीं बन पाया, नॉट क्रिएटेड फिक्स्ड डिस्टेंस। जब फिक्स डिस्टेंस ही क्रिएट नहीं हुआ तो क्या बन गया, ये नॉन पोलर डाइपोल बना, ठीक है, ये क्या बना, नॉन पोलर डाइपोल। ओके, अब इसी में इसका इफेक्टिवनेस की अगर बात करें कि डाइपोल का जो इफेक्टिवनेस, मतलब देखो इसको मैं पोलर डाइपोल में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे पता है, इसके लिए तुम्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूं, देखो ध्यान से, कि अगर मान लो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले बाहर था तो किस तरीके का था, देख लो, बना दिया यहां पे, ये कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, राइट, इसका लोकेशन ये रहा, इसका लोकेशन यहां पर है, और इसका लोकेशन यहां पर है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं इनके ऊपर फोर्स लगने लगता है, और फोर्स कहां लगेगा, जैसे देखो ये तो माइनस था, 2 माइनस, ये वाले जो एंड होते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पॉजिटिव होता है, और इस साइड जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस वाला प्लस की तरफ मूव करने लगता है, मतलब इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर भी इधर फोर्स लगेगा, जब इधर फोर्स लगेगा तो ये इधर मूव करके यहां पर पहुंच जाएगा, और ये भी मूव करके यहां पर पहुंच जाएगा। अब इनका एवरेज लोगे तो एवरेज पॉइंट मिलाओगे, और ये वाला जो है यही ऑक्सीजन का 4 एवरेज होगा जो यहां पर है, राइट। ऐसे ही तुम कार्बन का देखो, कार्बन के लिए क्या हुआ, कार्बन जो होता है 4 प्लस हुआ, और प्लस होने की वजह से इसके पास नहीं, ये इधर की तरफ मूव करता है, इधर की तरफ मूव करके मान लो कि वो पहुंच गया है यहां पे, कौन पहुंचा, 4 4 प्लस यहां पर है, 4 यहां पर, मतलब यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर कार्बन है, और इनके बीच में देखो एक फिक्स्ड डिस्टेंस क्रिएट हो गया, हुआ ना फिक्स्ड डिस्टेंस क्रिएट। अब यहां पर कोइंसाइड नहीं हुए, फिक्स्ड डिस्टेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, तो अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डाइपोल की तरह। लेकिन इसको डाइपोल बनाने के लिए मुझे जरूरत पड़ी किसकी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब जब तक हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएंगे तब तक नॉन पोलर डाइपोल पोलर डाइपोल में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब नॉन पोलर को हम पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। अब यहां पर एक इफेक्टिवनेस पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का इफेक्ट कितना होता है, तो इफेक्ट के लिए यहां पर बताया गया है कि P इज इक्वल टू 2QL, ये लिखा गया है, ये क्या बता रहा है, इफेक्ट। अब जैसे ये है चार्जेस, अब इस चार्जेस में क्या है, यहां पर प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, और डिस्टेंस के लिए ना क्या करते हैं, इसके सेंटर से इधर वाला डिस्टेंस को L मान लेते हैं और इधर वाला डिस्टेंस L मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता है, 2L, राइट, तो दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2L। अब अगर मुझे इस डाइपोल का इफेक्ट निकालना है कि कितना ये इफेक्ट क्रिएट करेगा, तो उस इफेक्ट के लिए क्या काम किया जाता है, इसका जितना चार्ज है, जितना इसका चार्ज है, देखो चार्ज तो दोनों ही पोल पर सेम होता है, तो इसका जितना चार्ज है उसको दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, Q इंटू 2L, यही क्या बताता है, इफेक्ट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का जो इफेक्ट है
क्या फॉर्मूला बनता है 2QL। अब इसमें फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया है डाइपोल मोमेंट का, P इज इक्वल टू 2QL। ये फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट P का, जिसमें क्या फॉर्मूला है 2QL। अब इस 2QL में डाइपोल मोमेंट, इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट P को। Q जो होता है वो चार्ज होता है किसी एक एंड पर, और 2L जो होता है वो डिस्टेंस हो जाता है। अगर देखो, अगर तुम क्या काम करो कि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को 2L ना मान करके केवल D मानो, तो उसके लिए जो इफेक्टिवनेस होगा ना डाइपोल मोमेंट का, तो वो हो जाएगा Q इंटू डी। तो डिपेंड करता है कि तुमने क्या माना। मैंने दोनों के बीच की डिस्टेंस को 2L माना था। 2L इसलिए माना था क्योंकि मुझे सेंटर से ना इधर और इधर की डिस्टेंस में, जिससे कि अगर तुम D मानोगे तो ये वाले डिस्टेंस क्या हो जाएंगे D/2, लेकिन अगर 2L मानोगे तो L रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा याद रखना माइनस से प्लस की तरफ होती है। इसलिए जब भी तुम डाइपोल बनाना तो सबसे पहले कोशिश करना नेगेटिव वाला बनाना, फिर बाद में कौन सा पॉजिटिव बनाना, और ये इसकी क्या कहलाएगी डायरेक्शन, कहां से कहां, माइनस से प्लस की तरफ हो गई है। राइट, ये